everyone. Welcome to महामना एकेडमी. This is ओमी त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे CUET का सिलेबस जिसमें मेरा ज्योग्राफी डोमेन है. और जैसा कि आप सभी ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा ज्योग्राफी का, जिसमें कि जो सिलेबस है वो क्लास 12 के सिलेबस से मैच करता है. क्लास 12 का आप चैप्टर अगर देखे हो तो मैं अभी आपको समझा दूंगी सिलेबस. तो क्लास 12 का सिलेबस और ज्योग्राफी के जो CUET के लिए सिलेबस है वो सेम ही है यूजी के लिए. तो हम क्लास 12 की ज्योग्राफी से ही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप है. यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में. उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है. सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो हमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पढ़ना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है, डेंसिटी को पढ़ना है, ग्रोथ को पढ़ना है. ठीक है, मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में पॉपुलेशन का, उसकी डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, ये पढ़ना है. देन हमें पढ़ना है पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन जिसमें कि हमें पढ़ना है कैसे पॉपुलेशन है पूरी कंट्री, मतलब पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन कितना है. ओके. देन फोर्थ चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये भी ह्यूमन से रिलेटेड है. जैसे आपने सुना होगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में. सो इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. फिर थर्ड यूनिट आता है. थर्ड यूनिट इज रिलेटेड टू सर्विस एक्सेस. ओके, मतलब सर्विसेज के लिए ये रिलेटेड है. देखो पहले आता है प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज में हमें क्या पढ़ना है? प्राइमरी एक्टिविटीज आप जानते होंगे प्राइमरी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, वो पढ़ना है. फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ना है. देन टर्शरी एक्टिविटीज. टर्शरी में क्वार्टिनरी एक्टिविटीज भी आएंगी. क्वार्टिनरी एक्टिविटीज एक्चुअली एक नया टर्म है जो कि आप शायद इससे पहले नहीं सुने होंगे. क्लास 12 में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक. फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट पे हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. जैसे सर्विसेज तो डेवलप हो गई हैं, बट सर्विसेज लाइक कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसे अब अगर हमें ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेसिक मोड है जो हमें हेल्प कर सकता है. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट पे हम पढ़ेंगे कैसे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. फिर ओशियन ट्रांसपोर्ट, सी रूट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. देन कम्युनिकेशन के मोड ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है ये पढ़ेंगे. देन इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे. 9 चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का. ट्रेड कैसे होता है, ठीक है, दोनों बहुत सारी कंट्रीज के बीच कैसा ट्रेड है, इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, ये सब पढ़ेंगे. फिर फोर्थ यूनिट आता है जिसमें कि हम लास्ट चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे कैसे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट वगैरह. लाइक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कैसा सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट कैसा है, रूरल सेटलमेंट कैसा है, ये सब पढ़ेंगे. सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं. मैं आपको यहाँ सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी एंड आई नो कि आप लोग एंट्रेंस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. वी विल डू इट. ओके. चैप्टर फर्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. तो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ज्योग्राफी. हम शुरू करने से पहले ये जान जाते हैं ज्योग्राफी क्या है. ज्योग्राफी, तो देखो ज्योग्राफी जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है एक्चुअली. जियो पहला होता है जियो. जियो मीन्स होता है अर्थ. ठीक, अर्थ. ग्राफी सेकंड होता है ग्राफी. ग्राफी मीन्स मतलब राइटिंग. तो देखो जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ राइटिंग. अर्थ से रिलेटेड जो भी राइटिंग्स है, मतलब हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं जो अर्थ से रिलेटेड है, एवरीथिंग. लाइक हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. सोलर सिस्टम भी अर्थ से रिलेटेड है ना. तो एवरीथिंग जो कि अर्थ से रिलेटेड है वो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. और इसके बारे में जो पढ़ता है, जो लिखता है, उसको कहते हैं ज्योग्राफर. ठीक है. आई थिंक आपने ये सुना होगा इस प्रोफेशन को, ज्योग्राफर. ओके. अब मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी. देखो सबसे पहले आता है ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल. ये सबसे बड़ा मतलब ये छोटी सी सेंटेंस है और इसका मतलब जो है ना बहुत बहुत डीप है. देखो क्या है ज्योग्राफी. एक फील्ड है जिसमें कि देखो ज्योग्राफी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हम इंटीग्रेटिव स्टडी करते हैं. पहले सबसे पहला आया है इंटीग्रेटिव स्टडी. इंटीग्रेटिव स्टडी का मतलब होता है कि हम
दो या दो से अधिक अलग अलग कंपोनेंट्स को एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम ज्योग्राफी में अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव स्टडी है। सेकेंडली ज्योग्राफी इज एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल स्टडी थर्ड है कि एज अ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब यही होता है कि हम इसको सिर्फ बुक्स में नहीं पढ़ते, सिर्फ थ्योरीज के रूप में नहीं पढ़ते, हम इसको प्रैक्टिकलिटी में लाते हैं, प्रैक्टिकल रूप में लाते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में भी। मुझे पता है कि आपको ये समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। देखो इसके बाद है द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव, ईच एंड एवरी फेनोमेनन वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। इसका मतलब यही है कि ज्योग्राफी का जो रीच है वो बहुत 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 बड़ा है, इतना एक्सटेंसिव है कि हर एक फेनोमेनन, जो भी फेनोमेनन्स हो रहे हैं या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है, वो हर इवेंट और फेनोमेनन वेरी करता है। वेरी मतलब डिफर करता है ओवर द स्पेस और टाइम। स्पेस और टाइम के हिसाब से देखो, फेनोमेना या इवेंट वो वेरी करता है ओवर स्पेस और टाइम, या तो स्पेस या टाइम के हिसाब से, या दोनों के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल दूँ स्पेस के हिसाब से, तो देखो हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, विनो की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन वहीं अगर हम लोग मेघालय चले गए, ठीक है, मेघालय चले गए, अभी आप लोग मान लीजिए आप जम्मू चले गए, तो जम्मू में ऐसा टेरेन है, ऐसा इन्वायरमेंट है, स्पेस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डिफर करता है। अगर आप राजस्थान में ही जाएंगे तो एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है। सो एट स्पेस के अकॉर्डिंग डिफर करता है। अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात ना करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उनमें पॉपुलेशन, और अगर कोई ऐसी कंट्रीज़ है लाइक अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो इनमें अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो डिफ़र करेगी। तो ये डिफ़र कैसे कर रही है ओवर द स्पेस, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, यही सब पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, लाइक ह्यूमन, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है, लाइक पॉपुलेशन तो ह्यूमन से रिलेटेड है ना, तो मैं वही समझा रही हूँ आपको। तो हर फेनोमेनन और इवेंट वो वेरी करते हैं स्पेस के हिसाब से, आप समझ गए कैसे। फिर टाइम के हिसाब से भी वेरी करता है। टाइम के हिसाब से कैसे, तो देखो अगर हम लोग बात करें 15th सेंचुरी की, तो पॉपुलेशन कितना था, और 21st सेंचुरी में पॉपुलेशन क्या है, तो दोनों डिफर कर रहा है ना। अगर हम लोग बात करें 15th सेंचुरी में टेरेन कैसा था, क्लाइमेट कैसा होगा, कंट्री का क्लाइमेट कैसा होगा, मॉनसून कैसा होगा, वो अलग होगा, और अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है वो अलग है। तो सारे इवेंट्स और फेनोमेनन वो टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं, और यही हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। इसका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको समझ आ गया, और इसका जो स्कोप है ज्योग्राफी का वो भी बहुत ज़्यादा है। हम आगे पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि बहुत बहुत बड़ा है स्कोप ज्योग्राफी का। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा है आपके बुक में। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको कलर करके बताती हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस, तो आप अर्थ सरफेस को किस तरह से देखते हैं, ये क्वेश्चन है। आप किस तरह से देखते हैं। देखो हमारा जो अर्थ सरफेस है वो, मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हाउ हाउ यू सी, उसके सरफेस को आप कैसे देखते हैं। देखो दो तरह से अर्थ सरफेस है। पहला होता है, पहला इसमें है फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, और सेकेंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारे अर्थ सरफेस में दो कंपोनेंट्स है, पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट और सेकंड है ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखो इसमें भी ये दिया गया है, डू यू रियलाइज दैट द अर्थ सरफेस कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट, नेचुरल जिसको फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो नेचर द्वारा बनाया गया। लाइक अगर हम बात करें रिवर्स की, रिवर्स नेचर द्वारा बनाया गया, माउंटेन्स की बात करें, ओशंस की बात करें, तो दिस आर और फिजिकल इन्वायरमेंट। एंड अगर हम लोग दूसरी बात करें, दूसरा जो कंपोनेंट है वो लाइफ फॉर्म्स है, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और ये बताता है ह्यूमन एनवायरनमेंट को। सो आपको ये समझ आ गया कि दो तरह के हमारे कंपोनेंट्स हैं अर्थ में। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में, और ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। सो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गया कि ओके, कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी टू टाइप्स की होती है। एक
फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। सो जो फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में वो सारे कल्चरल लैंडस्केप्स आते हैं और ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें आती है, जो लाइक ह्यूमन इंक्लूडेड होगा उसमें, और कल्चरल लैंडस्केप जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है वो सब इंक्लूडेड होगा। तो देखो इसमें दिया गया है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है रिलेशनशिप को, किसके किसके बीच, तो जो रिलेशनशिप है फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों के बीच जो रिलेशन है उसे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेनन एंड हाउ दे केम अबाउट। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस एंड टाइम, स्पाशियल, स्पेस एंड टाइम को साथ में मिला के स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है, स्पाशियल कहते हैं। तो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ह्यूमन फेनोमेनन्स का और कैसे वो आए हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ है उनका, वो पढ़ते हैं। उसके बाद द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी को और डिटेल में बताने वाली हूँ, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी हमने ये पढ़ा कि ज्योग्राफी जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखो ये जो दोनों हैं ये एक डिबेट क्रिएट करता है, ये दोनों मिलकर एक डिबेट क्रिएट करता है जिसको कहते हैं डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म का डिबेट। देखो इसमें दिया गया है कि जो डुअलिज्म का डिबेट है, यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट द सब्जेक्ट टू डुअलिज्म एंड वाइड रेंजिंग डिबेट। तो इस डुअलिज्म के डिबेट में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, सब जोग्राफर्स द्वारा 3 क्वेश्चन उठते हैं ये डुअलिज्म के डिबेट में। डिबेट का देखो आपको मैं बताऊं, डिबेट का मतलब यही है कि कोई 2 पक्ष होगा जो एक उसके खिलाफ रहेगा, एक उसके साथ रहेगा, कोई भी डिबेट होगा और उसमें कुछ सवाल रहेंगे। तो डुअलिज्म का डिबेट भी यही है, उसमें 3 सवाल रहते हैं। सबसे पहला सवाल है वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में क्या लॉ मेकिंग होगा, मतलब इसको नोमोथेटिक कहेंगे, क्या नोमोथेटिक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव है मतलब आइडियोग्राफिक, कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, या एक लॉ मेकिंग है, लॉ की तरह हम लॉ बना दिए और इस पर काम करेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द अप्रोचेज ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक। इसका मतलब ये है कि क्या ये जो एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में, क्या इसे ऑर्गेनाइज्ड रूप में पढ़ना चाहिए या फिर इसको रीजनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें क्लाइमेट को रीजनल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए या फिर पूरा होल, अगर एक कंट्री की बात की तो एक पूरी कंट्री का क्लाइमेट देखना चाहिए या फिर अलग अलग रीजन्स की क्लाइमेट को देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उठता है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि वेदर geographical phenomenon be interpreted theoretically or through historical institutional approach। तो इसका मतलब यही है कि कैसे, क्या ज्योग्राफी एक फेनोमेना के रूप में थियोरेटिकली हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट के रूप में हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही 3 क्वेश्चन आते हैं जब डुअलिज्म का डिबेट क्रिएट होता है। और आपके एनसीईआरटी बुक में ये 3 क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। देखो आंसर कुछ यूँ है कि these have been the issue for intellectual exercise, but finally you will appreciate it that the dichotomy between physical and human environment is not very valid। इसका मतलब ये है कि जो डाइकोटोमी है फिजिकल, ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच जो डाइकोटोमी, जो डुअलिज्म का डिबेट है वो वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? वैलिड इसलिए नहीं है बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल इन्वायरमेंट इनसेपरेबल एलिमेंट है, ठीक है, ये इनसेपरेबल एलिमेंट है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। इनको हम होलिस्टिकली देखते हैं, इसका मतलब हमें एक साथ ही देखते हैं, एक दूसरे से डिफर नहीं हो सकते, मतलब अलग नहीं हो सकते। देखो कैसे नहीं हो सकते, देखो मान लो कि सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट है इस वर्ल्ड पे, पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट ही है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो उसमें अगर फिजिकल इन्वायरमेंट होगा मतलब माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है,
रिवर्स हैं, एवरीथिंग जो भी नेचर द्वारा बनाया गया वो सब है, और ह्यूमन है ही नहीं, ह्यूमन एनवायरनमेंट है ही नहीं। अगर ह्यूमन नहीं है तो कोई ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ह्यूमन है ही नहीं, ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर फिजिकल एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन कैसे होगा? मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई इसका रोल नहीं रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। सेकेंडली, अगर ह्यूमन सिर्फ है, ह्यूमन सिर्फ हो ही नहीं सकते एक्चुअली, ह्यूमन सिर्फ हो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है तो ह्यूमन का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज और वैसे मान लो एक सेंस में कि ह्यूमन आ भी गए बिना फिजिकल इन्वायरमेंट के, तो उसके बावजूद हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। हमारा जो एक मेन सोर्स है रिसोर्स का वो है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट ही रिसोर्स है जिससे हमने इतनी सारी मॉडिफिकेशंस फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर ही कर दी है। तो दोनों एक इनसेपरेबल एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों इंटरलिंक है, हर चीज़ मतलब एक इनसेपरेबल एलिमेंट है, और इसको हम एक साथ ही देख सकते हैं। जब इसको अलग नहीं कर सकते तो डुअलिज्म का डिबेट आ ही नहीं सकता, दोनों को एक साथ ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं, एग्जाम्पल देती है कि कैसे दोनों एक ही हैं। जैसे कभी कभी बहुत बार ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम ह्यूमन इन्वायरमेंट को फिजिकल इन्वायरमेंट का मेटाफॉर बना के उसको यूज़ करते हैं। कैसे? तो देखो, हम लोग बहुत बार कहते हैं फेस ऑफ अर्थ, तो क्या सच में अर्थ का फेस होगा, अर्थ का कोई चेहरा है? हम तो ये भी कहते हैं कि धरती हमारी माता है, तो क्या सच में हमारी माता है? नहीं, हम एक मेटाफोर के रूप में यूज़ करते हैं, हम बस दिखाते हैं कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। हम बहुत बार कहते हैं नेक ऑफ स्थेमस, तो क्या सच में स्थेमस का नेक हो सकता है? माउथ, रिवर ऑफ माउथ, मतलब रिवर की माउथ हो सकती है? कभी ऐसा हुआ है कि रिवर का माउथ हो गया? नहीं हो सकता, बट वी इंटरप्रेट इट, हम इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज हम इससे ये बताना चाहते हैं कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल जोग्राफी क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन जोग्राफी क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, जोग्राफी क्या है, ये तो पहले ही मैंने बता दिया है। तो देखो, इसे पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जोग्राफर्स जिन्होंने ह्यूमन जोग्राफी की डिफिनीशंस दी हैं, ठीक है। डिफिनीशंस तो सबसे पहला फेमस नाम आता है रेडजल का। रेडजल एक जोग्राफर थे जिन्होंने बताया है कि ह्यूमन जोग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। सिंथेसिस मतलब बैलेंस, तो ह्यूमन जोग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है जिसमें कि हम ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस को बैलेंस में, जो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस उन दोनों का जो रिलेशन है उसको बैलेंस में लेके चलते हैं। बैलेंस में जब हम स्टडी करते हैं उन दोनों के रिलेशन को, तो उसे कहते हैं ह्यूमन जोग्राफी, ठीक है। फिर सेकेंड आता है एलएनसी सैम्पल का। एलएनसी सैम्पल ये बताते हैं कि ह्यूमन जोग्राफी इज़ द स्टडी of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth। इसका मतलब ये है, ये बताना चाहता है कि ह्यूमन जोग्राफी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम उसको इस कुछ यूँ ऐसे स्टडी करते हैं कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं जो चेंजिंग रिलेशन है, मतलब जो बदलता हुआ रिश्ता है किसके बीच, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एज यू नो, मुझे पता है कि आप सभी ये जानते होंगे कि मैन जो है वो कभी रेस्ट नहीं करता। मैन अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता है, काम करता है। वैसे ही जो अर्थ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अर्थ रिवॉल्व एंड रोटेट करता है, तो ना तो अर्थ कभी स्टेबल हो सकता है और ना ही मैन कभी रेस्ट कर सकता है। तो जो ये चेंजिंग रिलेशन है, इसमें इन्होंने डायनामिज्म पे जोड़ दिया है। डायनामिज्म मतलब जो चेंज आ रहा है, जो चेंजिंग रिलेशन है दोनों के बीच, उन्हीं को हम पढ़ते हैं ह्यूमन जोग्राफी में, ठीक, एलएनसी सैम्पल द्वारा। उसके बाद एक थर्ड और पॉल विडाल डाले ब्लाचे द्वारा दिया गया है एक डेफिनेशन, जिसे मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसे आपको खुद से पढ़ना है और खुद से पढ़ के मुझे कमेंट में बताना है कि ये कहना क्या चाहते हैं, बताना कैसे चाहते हैं, ह्यूमन जोग्राफी को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया ह्यूमन जोग्राफी क्या है। एनसीईआरटी में सबसे पहले डेफिनेशन देता है और उसके बाद उसे समझाता है। चैप्टर का नाम था ह्यूमन जोग्राफी नेचर, एक सेकेंड, ह्यूमन जोग्राफी नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ा, हमें पता चला अब कि ह्यूमन जोग्राफी होता क्या है एक्चुअली में। अब हम इसके नेचर को पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी स्टडीड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग।
थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे इसमें डेफिनेशंस जो बताया उसमें यही बताया कि ह्यूमन जोग्राफी में यही स्टडी करते हैं जो रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है। अभी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट तो मैंने नया टर्म बताया, ये क्या होता है? तो देखो, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो, सोशियो कल्चर में सबसे पहला आता है सोशियो का मतलब होता है सोशल रिलेशनशिप्स जो है। सोशल इन्वायरमेंट, आपको पता होगा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, उसमें सोशल बहुत सारे सोशल हायरार्कीज हैं, ठीक है, लाइक रिलीजन है, कास्ट है। तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट हमने खुद से बनाया है, डेवलप बाई ह्यूमन। आप अपने डिफिनीशंस में देखिए उसमें क्या लिखा है, डेवलप बाई ह्यूमन। नेक्स्ट है कल्चर। तो कल्चर क्या है, मतलब आप बुक में देखिएगा उसमें लिखा होगा। फिर कल्चर क्या है, कल्चर का मतलब होता है जो भी हमने खुद के लैंडस्केप्स बनाए, लाइक हमने जो ब्रिजेस बनाया है वो कल्चरल लैंडस्केप है, ठीक है। हमने जो रोड बनाया है उसे कल्चरल लैंडस्केप कहेंगे। कल्चरल लैंडस्केप मीन्स हमने ह्यूमंस जो बनाते हैं, जो ह्यूमंस इन्वायरमेंट के यूज से जो भी बनाते हैं चीज़ें उन्हें, ठीक है। तो देखो यही दिया गया है कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे की म्यूचुअल इंटरेक्शन से। ये तो हमें पता ही है कि जब तक म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक तो कुछ बन ही नहीं सकता। मतलब अब हमें इन्वायरमेंट से, फिजिकल इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो हमें म्यूचुअल इंटरेक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आगे एग्जाम्पल दिया है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। तो देखो फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स फिजिकल इन्वायरमेंट के। वैसे ही ह्यूमन इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स है वो है हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रेल रोड्स, नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स, ठीक है। ये डेली यूज के आइटम्स, ये सब कुछ मैंने अभी आपको बताया ये कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है। तो आपको होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कल्चरल लैंडस्केप क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। अब हम नेचर को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नेचर क्या बताता है, नेचर, जो नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें दो मेन चीज़ है, हम पढ़ेंगे क्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, और इसमें से क्वेश्चन आया भी है सीयूईटी में और क्लास 12th में भी आया, तो ध्यान से सुनना। तो देखो पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और सेकंड है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो देखो दो चीज़ है इसमें, एक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और सेकंड है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो नेचुरल मतलब हम अगर नेचर पढ़े, किसका नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर दो तरह से होता है। अब हम पहला पढ़ने वाले हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो देखो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग, अभी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था पिछली बार की ह्यूमन बीइंग कैसे इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किसकी हेल्प से। तो ये आंसर है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट तो कर दिया, बट व्हाट इट प्रोड्यूस ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कैसे कैसे वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो टेक्नोलॉजी इंडिकेट करता है कि कितना कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी का। कल्चरल डेवलपमेंट मीन्स कि मैंने अभी आपको बताया कि कल्चरल लैंडस्केप्स क्या हुआ है। तो अगर टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। देखो ह्यूमन बीइंग एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉस। देखो अभी मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो मेन कंसर्न है जिससे इंटरेक्शन होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच। तो जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उसका नेक्स्ट लेवल ये आता है कि कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हो। तो टेक्नोलॉजी डेवलप ऐसे होती है कि हम पहले नेचुरल लॉस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जितना हम नेचुरल लॉस को पढ़ेंगे, जितना अच्छे से नेचुरल लॉस को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि टेक्नोलॉजी कैसे
डेवलप हो रही है। ओके, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉज है क्या क्या। लाइक अगर हमें कंसेप्ट पता होगा फ्रिक्शन का, पता था हमें, जब फ्रिक्शन का कंसेप्ट हमें पता चला ये नेचुरल लॉ है, ठीक है, फ्रिक्शन एक नेचुरल लॉ है कंसेप्ट, तो उसका कंसेप्ट पता चला, तो हमने हीट को डिस्कवर किया, ठीक है, फ्रिक्शन होता है दो रॉक्स के बीच, तो उसके बाद हीट डिस्कवर हुआ। वैसे ही डीएनए का जब हमें पता चला, डीएनए की सीक्रेट्स क्या है, डीएनए क्या होता है, उसके बारे में जब पता चला, तो हमने बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जो कि बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेस को मार सकता है। ऐसे ही जब हमें एरोडायनामिक्स के बारे में पता चला, तो हमने एरोप्लेन्स को बनाने के तकनीक ढूंढे, ठीक है, एरोप्लेन्स बनाना शुरू किए। वैसे ही जो टेक्नोलॉजी है उसका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें बताता है कि कितना कल्चरल लैंडस्केप डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखो, जो पहला अर्ली स्टेज था, जैसे जब दुनिया बनी, ठीक है, उस टाइम जो शुरुआत का अर्ली स्टेज था, उस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इस वजह से जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से उस टाइम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म उसे कहते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, इसका मतलब कि जो फोर्स है नेचर का वो बहुत ज़्यादा था ह्यूमन के ऊपर। कैसे था, तो देखो, एट द स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। हम इमेजिन कर सकते हैं जो नेचुरलाइज्ड ह्यूमन है उनके प्रेजेंस को। कैसे, अभी मैंने आपको यही बताया ना, दो कंसेप्ट होता है, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत लो है, और इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जब टेक्नोलॉजी लो है और हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो दो एक ही चीज़ है जो इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी कम है और इंटरेक्ट करते हैं हम यो इन्वायरमेंट के साथ, तो उस टाइम जो नेचर है उसका फोर्स ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमसे उस टाइम, ठीक है। उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है वो नेचर से डरता है, फरी फरी अफ्रेड, एंड उसकी पूजा करता है। ये आप एक कहानी से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वो डरता है, पूजा करता है, इसके अलावा क्या क्या करता है। देखो, ह्यूमन जो है वो उसकी पूजा करता है, उसके पावर से डरता है और उसको कंजर्व करके रखता है, बचा कर रखता है। सबसे पहले जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इतना डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होता था, ग्लोबल पॉपुलेशन भी इतना नहीं बढ़ा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल चलता था, और इन्वायरमेंट भी सही से, इन्वायरमेंट का फोर्स था, इन्वायरमेंट की सब पूजा करते थे, और हम लोग डिपेंडेंट थे इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली, ठीक है। आपके बुक में एक कहानी दी गई है, बेंडा की कहानी है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आप इधर देख सकते हैं। बेंडा की कहानी है, जो कि एक अंबुज मार्ट, एक सेंट्रल इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे रहता था। अंबुज मार्ट एक्चुअली एक वाइल्ड एरिया था, वो फॉरेस्ट के बीच में था। वो ऐसा एरिया था जहाँ पे बर्ड्स तक नहीं उड़ती थी, स्ट्रे डॉग्स तक नहीं जाते थे। वहाँ पे ज़्यादातर कितने घरे थे, तो वहाँ सिर्फ तीन घर थे, तीन घर नहीं कह सकते उसे, हर्ट कहते हैं, हर्ट, झोपड़ी, तीन झोपड़ी थी उसके गाँव में। उसके बाद वो, उसकी ड्रेस कैसी थी, तो वो लोइन क्लोथ पहनता था, सिंपल लोइन क्लोथ, और आम आम पे वो एक एक्स लेकर हमेशा रहता था। उसके गांव में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आई थिंक आपने नाम तो सुना ही होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता यूँ है कि कुछ पैचेस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। जब एग्रीकल्चर क्रॉप उग गया, उसके बाद क्रॉप को कट करने के बाद, हार्वेस्टिंग करने के बाद, उस लैंड एरिया को जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो एशेस बचते हैं, उस एशेस को सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, और कुछ दिन बाद सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है, ये माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। बेंडा इज हैप्पी दैट महुआ ट्री अराउंड हिम आर इन ब्लूम। बेंडा बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके अगल बगल महुआ के ट्रीज थे। क्यों खुश रहता था, वो सोचता था हाउ लकी आई एम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। वो सोचता था कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं इस सुंदर से यूनिवर्स का पार्ट हूँ। He thinks as he look up and see the mahua, पलास, सॉल ट्री that have sheltered him since childhood। वो बहुत खुश होता था, वो देखता था जब महुआ ट्री को, पलास ट्री को, सॉल ट्री को,
तो वो सोचता था कि ये जो ट्रीज हैं, ये इन्होंने मुझे बचपन से शेल्टर दिया, मुझे खाने को दिया है, और बहुत खुश होता था और भगवान को थैंक्स कहता था। थैंक्स कहता था कि थैंक यू, आपने मुझे इस जगह पर रहने का मौका दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, इसके लिए थैंक्स कहता था। ठीक है। उसके बाद बेंडा एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, वही रास्ते में, मतलब उसी फॉरेस्ट में घूम रहा था। तो वहाँ पे एक स्ट्रीम बहता हुआ उसे दिखा। स्ट्रीम मतलब होती है नदी। नदी बहती हुई दिखी तो बेंडा को प्यास लगा था। तो उसने रुक के पानी लेकर पीने जब गया तो उसने सबसे पहले लोई लोगी को थैंक्स कहा। अब ये लोई लोगी क्या है? एक्चुअली लोई लोगी स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट है। स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के भगवान हैं जिनका नाम है लोई लोगी। और उन्होंने जब बेंडा ने उनको थैंक कहा तो कहा कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी प्रोवाइड किया। उसके बाद आप इस स्टोरी, जब जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, आप इस स्टोरी से ये समझ रहे होंगे कि कैसे इंसान वर्शिप करता था उस टाइम नेचर को। जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तब हम नेचर को थैंक्स कहते थे हर चीज़ के लिए। लाइक हमें महुआ का ट्री दिख गया आसपास तो उसके लिए भी थैंक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उससे हवा मिल रहा है, उससे शेल्टर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एवरीथिंग। इसके बाद हमें जब स्ट्रीम दिख रहा है तो उसके लिए भी थैंक्स कह रहे हैं। आज के टाइम में हमें पानी बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है और वी ऑलवेज फॉरगेट टू थैंक टू गॉड। बट एट दैट टाइम, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के टाइम, इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा फोर्स था कि हम उसे वर्शिप करते थे, उसे कंजर्व करके रखना चाहते थे और उसकी पूजा करते थे। ठीक है। उसके बाद जो बेंडा अपने दोस्तों के साथ जाते जाते कुछ कुछ रूट्स और लीव्स को कलेक्ट कर रहा था। क्यों कलेक्ट कर रहा था? कलेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो रूट्स और लीव्स हैं वो हर्ब्स के रूप में काम करते हैं। तो मतलब दवाइयों के रूप में भी वो ट्रीज के ही कुछ पत्ते और रूट्स को यूज करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आगे जा रहा था, तब तक उसे कहीं से आवाज आई कि कोई अगल बगल है। ठीक है। और उसके बाद वो अचानक से वहां से गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? वो भाग गया वहां से। और स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट कैसे उसकी हेल्प कर रही है। फॉरेस्ट पहले उसे पानी दी पीने को, फिर रूट्स दिया हर्ब्स के रूप में, और उसके बाद जब कोई आया तो उसे छुपा लिया। मतलब वो भाग गया, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट के रूप में चेंज हो गया। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि उस टाइम जो इंटरेक्शन होता था वो कैसा था, लो लेवल का इंटरेक्शन था। हम लोग वर्शिप करते थे फॉरेस्ट को, मतलब ट्रीज को, इन्वायरमेंट को वर्शिप करते थे, एवरीथिंग। ठीक है। और उसके बाद फॉरेस्ट भी हम पे हेल्प करती थी और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता है वैसे वैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो देखो, ये जो स्टोरी है ये आपने इसमें लिखा है कि द स्टोरी इन द बॉक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिक प्रिमिटिव सोसाइटी विथ नेचर। इसका मतलब जो स्टोरी है वो रिप्रेजेंट करती है कि कैसे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है हाउस होल्ड बिलोंगिंग का इकोनॉमिक प्रिमिटिव सोसाइटी से नेचर के साथ। नेचर और इकोनॉमिक प्रिमिटिव सोसाइटी दोनों डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है। एक्चुअली एक दूसरे पर नहीं, ह्यूमन ही नेचर पे डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग, डायरेक्टली डिपेंडेंट। और उस टाइम फिजिकल इन्वायरमेंट को मदर नेचर माना जाता था, मतलब माँ मानी जाती थी इन्वायरमेंट को। ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा वैसे वैसे जो स्टेट था, स्टेट मतलब एक जो हम जिस स्टेट में रह रहे थे, एक नेसेसिटी का स्टेट था, मतलब नेसेसरी था कि हम पूजा करें भगवान की, मतलब इन्वायरमेंट की पूजा करें, इन्वायरमेंट को पूजे, इन्वायरमेंट को कंजर्व करें। वो जो स्टेट था अब उससे हम उस स्टेज पे आ गए थे जिसका नाम था स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम की स्टेज आ गई है। अब हम फ्री हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम थैंक कहें भगवान को, पानी वैसे भी मिल जा रही है, थैंक्स नहीं कहेंगे फिर भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, शेल्टर मिल जाएगा। तो अब ये जो नेसेसिटी का स्टेट था अब उससे स्टेट ऑफ फ्रीडम आ गया, और ये आया है ड्यू टू पॉसिबिलिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिज्म। तो ये जो स्टेट है पॉसिबिलिज्म, ये जो स्टेट है ये कहता है कि वी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। ओके, देखो इसमें क्या है, दे क्रिएटेड द पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप्स। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट की हेल्प से, हमने इन्वायरमेंट की हेल्प से इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज क्रिएट किए जिनको कहते हैं कल्चरल लैंडस्केप्स। ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप्स क्रिएट किए हैं। कल्चरल लैंडस्केप्स मींस रोड, ब्रिजेस। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ओशन के ऊपर ब्रिजेस बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग
स्काई वॉक, आपने नाम सुना होगा, स्काई वॉक क्या होता है? स्काई वॉक, स्काई वॉक मीन्स जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, लाइक जो आसमान में जो ब्रिजेस हैं वो बनी हुई है, हम ऊपर से चले जाते हैं, नीचे से एरोप्लेन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो कम्युनिकेशन ऐसा हो गया कि अब हम इधर बैठ के बहुत दूर तक बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, हम ये देखते हैं कि हिल्स पे जहाँ पे रहना मुश्किल है वहाँ पे रिजॉर्ट्स बन चुके हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पॉसिबिलिज्म के कारण ही हो पाया। इतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उसी वजह से पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो गई हैं। और पॉसिबिलिटीज़ जैसे जैसे क्रिएट हो गई है वैसे वैसे हम जो स्टेट है वो फ्रीडम के स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब हम फ्री हैं फॉर एवरीथिंग। जैसे कि जैसे छोड़ो, ये देखो नेचर, अब इसमें आगे यही बताया गया है कि नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। मतलब नेचर ने सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ठीक है, धीरे धीरे ह्यूमन ने उसे यूज करके उसी को ह्यूमनाइज्ड कर दिया। अब नेचर बन चुका है ह्यूमनाइज्ड, मतलब अब ह्यूमनाइज्ड नेचर हो गया। पहले ह्यूमन जो था वो नेचुरलाइज था, मतलब वो नेचर के प्रति सजग था, नेचर की बातें सुनता था। अब जो नेचर है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया, बिकॉज अब नेचर कोई भी हो, ह्यूमन अपना एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, अपना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना ही लेता है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये स्टोरी है कारी की। कारी एक औरत है, ठीक है, कारी एक औरत है जो कि 58 ईयर्स की है, 58 ईयर ओल्ड है। वो तोरिंदम में रहती है, ठीक है। तोरिंदम एक फॉरेन कंट्री है, इंडिया में नहीं है वो। तोरिंदम में जब भी विंटर का सीजन आता है, नेचर के हिसाब से भाई, क्योंकि ह्यूमन के हिसाब से विंटर सीजन वहाँ नहीं आता। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो देखो, तोरिंदम में जब भी विंटर का सीजन आता है तो वहाँ पे फीड्स विंड चलती है एंड हेवी स्नो होता है, मतलब तेज हवाएं, बहुत तेज हवाएं, फीड्स मतलब बहुत ही खतरनाक हवाएं चलती है, और हेवी स्नो होता है। हेवी स्नो मीन्स मतलब बर्फ से ढक जाता है तोरिंदम, ठीक है। स्काईज आर डार्क फॉर द मंथ। जितने मंथ तक विंटर रहता है उतने मंथ तक वहाँ सूरज नहीं उगता है, इस वजह से स्काई डार्क रहती है, मतलब अंधेरा रहता है। कारी कारी एक औरत है जो कि उस अंधेरे में सुबह सुबह 8 AM में वो क्या कर रही है, जा रही है अपने ऑफिस। ऑफिस जाते हुए उसके टायर्स, उस वो एक्चुअली कार में बैठी हुई है, कार से ऑफिस जा रही है। सबसे पहले तो हमें यही समझ आ रहा है कि उस स्नो में चलना मुश्किल है, पर वो कार में है, सो शी कैन ईजिली गो, ठीक है, वो ईजिली चली जा रही है। सेकेंडली उसके स्पेशल जो टायर्स हैं वो उसे हेल्प कर रहे हैं कि आराम से वो जा सकती है। थर्डली उसके जो हेडलाइट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया अंधेरा रहता है तो जा कैसे रही है, एक्चुअली हेडलाइट है कार में। कार के जो हेडलाइट्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो अंधेरे को नहीं, मतलब वो उजाला कर दे रहे हैं, ठीक है, उस मौसम में भी उजाला हो जा रहा है। उसके बाद जब वो जाती है, मैंने आपको बताया कि बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, इट मीन्स कि वहाँ माइनस में होगा टेम्परेचर, बट वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके ऑफिस का वो 23 डिग्री सेल्सियस है। 23 डिग्री सेल्सियस, आई नो दिस इज़ वेरी मच कंफर्टेबल टेम्परेचर, रहने के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत अच्छा नॉर्मल है 23 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में काम करती है, आई थिंक वो प्रोफेसर होगी। सो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है जो बना हुआ है ह्यूज ग्लास डोम से बना हुआ है, मतलब ग्लास के डोम से बना हुआ है। और वो पता है क्या करता है, उससे स्नो जो है वो बाहर ही रहता है और जो धूप है वो आता है अंदर। और उसका ऐसा टेम्परेचर है कि एडिक्वेट लाइट भी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरा हो जाएगा, ग्लास का है तो लाइट भी आती होगी। उसके बाद वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, स्नो में बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी प्लांट उगाना, बट उसके बावजूद वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स उग रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स जो ग्रो हो रहे हैं वो एक्चुअली बाहर नहीं हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर ऐसा है। वहाँ पे इतने हार्श वेदर में भी वहाँ पर ट्रॉपिकल फ्रूट्स मिल रहे हैं, लाइक बनाना मिल रहा है, कीवी मिल रहा है, और उसको एंजॉय कर रही है कारी। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे नेचर ह्यूमनाइज्ड हो गया है। मतलब नेचर कुछ भी हो, ह्यूमन अपना पॉसिबिलिज्म क्रिएट किया है और वो एक कंफर्ट जोन बना लिया है अपना, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ के कारण ही हुआ है, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ के कारण ही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, एक क्लिक करती है माउस से, एक क्लिक करती है कारी, और वो दिल्ली में बैठे हुए अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से बात कर लेती है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। क्या नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बात कर सकता था एक क्लिक से, फॉरेन कंट्री से दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में? नो, इट कांट बी हैपन, बट एक ह्यूमनाइज्ड नेचर में ऐसा हो सकता है। उसके बाद
कारी फ्रिक्वेंटली लंदन जाती रहती है, बट वो हमेशा इवनिंग के टाइम जल्दी से आ जाती है, बिकॉज इवनिंग के टाइम उसका टेलीविज़न सीरियल चलता है, फेवरेट टेलीविज़न सीरियल। सो आप ये समझ रहे हैं कैसे नेचर ह्यूमनाइज्ड हुआ है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि कारी 58 ईयर ओल्ड है, बट शी इज़ नॉट लुकिंग 58 ईयर ओल्ड। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप सब परिचित होंगे कि आज के टाइम में एज छुपाना कितना ईजी हो गया है। तो 58 ईयर ओल्ड की है वो, बट 58 ईयर ओल्ड है वो, बट वो अभी लगती है लाइक 30 ईयर की है। तो ये आप कैसे समझ सकते हैं कि ह्यूमनाइज्ड नेचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने अभी पढ़ा कि नेचुरलाइज्ड ह्यूमन क्या होता है एंड ह्यूमनाइज्ड नेचर क्या होता है। ये दोनों चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 12 के चैप्टर्स में भी, मतलब एग्जाम में भी आता है। अगर आप बोर्ड देंगे तो जरूर आएगा, और उसके बाद सीयूईटी में भी ये पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं एक जोग्राफर जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने एक मध्यम मार्ग बताया, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में उन्होंने ये बताया कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है और पॉसिबिलिज्म है, उसके बीच एक एक पाथ है जिसको कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। इसको एक नाम उन्होंने दिया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है कि ना हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्रिएट कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन, और ना ही पॉसिबिलिज्म का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हम करेंगे ये कि बस हम जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर को कन्क्वेयर कर लेगा, पर उसे ओबे करते हुए, मतलब उसे ओबे भी करेगा और कन्क्वेयर भी करेगा, हम ये करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, देखो, द कंसेप्ट शो डैट नाइदर इज द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ना तो ऐसा सिचुएशन आए कि हम पूरा नेसेसरीली डिपेंडेंट हो जाए, हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाए इन द नेचर, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ना आए, और ना ही एक ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम हो जाए, इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन इतना फ्री हो जाए जो पॉसिबिलिज्म से क्रिएट कर ले कुछ भी, जैसा कि अभी हम स्टोरी पढ़े। तो ना तो वो सिचुएशन आए और ना ही वो सिचुएशन है, मतलब दोनों सिचुएशन है, दोनों के बीच का उन्होंने रास्ता बताया। लाइक उन्होंने एक एग्जांपल दिया रेड लाइट का, ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक लाइट। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इससे उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, तो देखो, उन्होंने सबसे पहले समझाई है कि ट्रैफिक लाइट आपको पता होगा कि 3 कलर से होती है, एक होता है रेड, दूसरा होता है येलो, एंड थर्ड इज ग्रीन। तो देखो, रेड लाइट, जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप होना होता है। तो वैसे ही जब भी इन्वायरमेंट रेड लाइट दिखाए, जब बोले कि नहीं अब रुक जाना है, तो हमें रुक जाना चाहिए। लाइक अगर हम लोग पेट्रोल का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, जब इन्वायरमेंट बता दे कि नहीं अब रेड लाइट का टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब पॉल्यूशन बढ़ गया, एक्चुअली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें अब रुक जाना चाहिए। हमें वी कुड यूज़ सीएनजी गैसेस। ठीक है, हम सीएनजी गैस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब येलो लाइट है, इट मीन्स कि अभी हम लोग को रेडी होना है, तो मतलब अभी जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि वी कुड गो, मतलब हम जा सकते हैं, अगर तेज जाना है तो भी जा सकते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन करेगा तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आएगा पॉसिबिलिज्म का और डिटर्मिनिज्म का। सो ये सिचुएशन होगा न्यू डिटर्मिनिज्म का। जैसे कि आप जानते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है, यस बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया है इन्वायरमेंट में, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ घाटा भी हुआ है इन्वायरमेंट को। लाइक ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसा आप जानते हो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा। अगर हम लोग सीएनजी गैस, मतलब सीएनजी नहीं, अगर हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं प्रोड्यूस करते तो ओजोन लेयर डिप्लीशन रुक सकता था। वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद रिसीडिंग ग्लेशियर्स, डिग्रेडिंग लैंड जो डिग्रेड हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जो प्रॉब्लम है ये क्यों आई है? ह्यूमन के मॉडिफिकेशन से, ह्यूमन जो पॉसिबिलिज्म क्रिएट कर रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट को। और मैं आपको बताऊं, जब भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा तो वो इफेक्ट उल्टा आएगा ह्यूमन के ऊपर। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन इज डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट तो है ही। हम जो भी रिसोर्सेज बना रहे हैं हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और जो भी पड़ रही है, अगर इन्वायरमेंट डायरेक्टली ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली भी कर सकता है। लाइक जब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है तो ओजोन लेयर्स
डिप्लीट हो रहा है तो ओजोन रेज आ रही है, उससे कितना खतरा हो रहा है ह्यूमन को। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे मौसम चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले के टाइम में 10-20 साल पहले कैसा मौसम था और अभी कैसा मौसम हो रहा है, कैसे मतलब ठंडी कुछ ही महीनों की रह गई है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन ने इतना जो मॉडिफिकेशन किया है, जो पॉसिबिलिज्म, जो फ्रीडम के स्टेट पर आ चुके हैं ह्यूमन बींग, उसी के कारण हुआ है। तो ये जो नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका व्यू क्या है नियो डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट पे? आप कैसे इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं उसको मुझे बताइएगा कमेंट में। वैसे जो मैंने जो सिलेबस में है जो पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। सो स्टे ट्यून विद मी। इस इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। Thank you.